जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चौहान वंश के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों राजपूतों की 36 शाखाओं में चौहान वंश का अपना गौरवपूर्ण इतिहास है। चौहान कुल की उत्पत्ति के संबंध में एक मत भविष्य पुराण में बताया गया है, जिसके अनुसार सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी पुत्रों द्वारा कन्नौज के ब्राह्मणों को लेकर आबू पर एक यज्ञ संपन्न किया गया, जिसमें उच्चारित वैदिक मंत्रों से 4 क्षत्रिय वंशों का जन्म हुआ, जिनमें चौहान भी एक थे। चंद्रवरदई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के अनन्य मित्र और दरबारी कवि थे, इन्होंने अपने अमर ग्रंथ पृथ्वीराज रासों में भी 4 राजपूत वंशों चौहान, परमार, प्रतिहार और चालुक्यों की उत्पत्ति आबू पर्वत पर हुए अशोक के पुत्रों द्वारा यज्ञ से बताई गई है, तथा कुछ अन्य का मानना है कि बौद्ध शासकों द्वारा कराए इस यज्ञ में इसकी रक्षा के लिए 4 क्षत्रियों को रक्षा की जिम्मेवारी दी गई थी, जो आगे चलकर उन्हीं के नाम से इस वंश का उद्भव हुआ। दोस्तों शाकंभरी या आशापुरा माता को चौहान वंश की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। जयपुर के सांभर में इनकी मुख्य पीठ स्थित है। इन्हें देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। इनके नाम का शाब्दिक अर्थ शाक से भरण पोषण करने वाली है। राजस्थान के जयपुर जिले के सांभर कस्बे से 18 किलोमीटर दूर कुलदेवी का मंदिर है। इन्हें चौहानों के अलावा अन्य हिंदू जातियां भी पूजती हैं। दोस्तों चौहानों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मत हैं। पृथ्वीराज रासों में इन्हें अग्निकुंड से उत्पन्न होना बताया गया है, जो ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ से उत्पन्न हुए 4 राजपूत योद्धाओं प्रतिहार, परमार, चालुक्य एवं चौहानों में से एक थे। मुनहोत, नैन्सी एवं सूर्यमल्ल मिश्रण ने भी इसी मत का समर्थन किया है। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते हैं, तो कर्नल टाड ने इन्हें विदेशी मध्य एशिया से आया हुआ माना है। पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, सुरजन चरित आदि ग्रंथों तथा चौहान प्रशस्ति पृथ्वीराज तृतीय का बेदला शिलालेख भी चौहानों को सूर्यवंशी बताता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। 1177 ईस्वी का हांसी शिलालेख तथा माउंट आबू के चंद्रवती के चौहानों का अचलेश्वर मंदिर का लेख चौहानों को चंद्रवंशी बताता है। विलियम क्रुक ने अग्निकुंड से उत्पत्ति को किसी विदेशी जाति के लोगों को यहाँ अग्निकुंड के समक्ष पवित्र कर हिंदू जाति में शामिल करना बताया है। चौहानों का मूल स्थान जांगल देश में सांभर के आसपास स्पाद लक्ष्य क्षेत्र को माना गया है। इनकी प्रारंभिक राजधानी अछित्रपुर नागौर थी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सपादलक्ष के चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान नामक व्यक्ति था, जिसने 551 ईस्वी के आसपास इस वंश का प्रारंभ किया। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण इसी ने करवाया था। इसी के वंशज अजय पाल ने 7वीं सदी में सांभर कस्बा बसाया तथा अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की। चौहान वंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे प्रतापी राजा सिंहराज का पुत्र विग्रहराज द्वितीय हुआ, जो लगभग 956 के आसपास सपादलक्ष का शासक बना। इन्होंने अनहिल पाटन के प्रसिद्ध चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराकर कर देने को विवश किया तथा भड़ोच में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता का मंदिर बनवाया। विग्रहराज के काल का विस्तृत वर्णन 973 ईस्वी के हर्षनाथ के अभिलेख से प्राप्त होता है। चौहान वंश का दूसरा प्रतापी शासक अजय राज हुआ, जिसने 1113 ईस्वी के लगभग अजमेरू बसाकर अपने राज्य की राजधानी बनाया। इन्होंने अनहिला पाटन के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को हराया। इन्होंने श्री अजय देव नाम के चांदी के सिक्के चलाए। इन्होंने ही इनकी रानी सोमलेखा के नाम पर भी सिक्के चलाए। अजय राज के बाद अरुणोराज ने 1133 ईस्वी के लगभग अजमेर का शासन संभाला। अरुणोराज ने तुर्क आक्रमणकारियों को बुरी तरह हराकर अजमेर में अनासागर झील का निर्माण करवाया। चालुक्य शासक कुमारपाल ने आबू के निकट युद्ध में इसे हराया।
इस युद्ध का वर्णन प्रबंध चिंतामणि एवं प्रबंध कोश में मिलता है। अर्णोराज स्वयं शैव होते हुए भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। उसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव ने अपने राज्य की सीमा का अत्यधिक विस्तार किया। उन्होंने गजनी के शासक अमीर खुसरू शाह को हराकर तथा दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया एवं दिल्ली को अपने राज्य में मिला लिया। एक अच्छा योद्धा एवं सेना नायक होते हुए वे विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। उनके दरबार में सोमदेव जैसे प्रकांड कवि थे, जिसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। विग्रहराज विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण कवि बांधव के नाम से जाने जाते थे। स्वयं विग्रहराज ने हरि केली नाटक लिखा। इनके अलावा उन्होंने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन में झोंपड़ी में परिवर्तित कर दिया था। वर्तमान में टोंक जिले में बीसलपुर कस्बा एवं बीसल सागर बांध का निर्माण भी बीसल देव द्वारा करवाया गया था। इनके काल को चौहान शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। चौहान वंश के अंतिम प्रतापी सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 ईस्वी में अजमेर के चौहान शासक सोमेश्वर की रानी कर्पूरी देवी की कोख से अनहिला पाटन में हुआ। अपने पिता का असमय देहांत हो जाने के कारण मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में पृथ्वीराज तृतीय अजमेर की गद्दी पर बैठ गए। उस समय कदम्बदास उनका सुयोग्य प्रधानमंत्री था। बालक पृथ्वीराज की ओर से उनकी माता कर्पूरी देवी ने बड़ी कुशलता एवं कूटनीति से शासन कार्य संभाला, परंतु बहुत ही कम समय में ही पृथ्वीराज तृतीय ने अपनी योग्यता एवं वीरता से समस्त शासन प्रबंध अपने हाथ में ले लिया। उनके बाद उसके अपने चारों ओर के शत्रुओं का एक एक कर शनय शनय खात्मा किया एवं दलपंगुल की उपाधि धारण की। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय के बाद उनके पुत्र गोविंद राज ने कुछ समय बाद रणथंबोर के चौहान वंश का शासन स्थापित किया। उनके उत्तराधिकारी कल्हण को दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर दिया। इसी वंश के शासक वाग्भट ने पुनः दुर्ग पर अधिकार कर चौहान वंश का शासन पुनः स्थापित किया। रणथंबोर के सर्वाधिक प्रतापी एवं अंतिम शासक हम्मीर देव चौहान थे। उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाते हुए अपने राज्य का चहुओर विस्तार किया। राणा हम्मीर देव ने अलाउद्दीन के विद्रोही सैनिक नेता मोहम्मद शाह को शरण दे दी। अतः दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया। 1301 ईस्वी को हुए अंतिम युद्ध में हम्मीर चौहान की पराजय हुई और दुर्ग में रानियों के जौहर किया तथा सभी राजपूत योद्धा मारे गए। 11 जुलाई 1301 को दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। यह राजस्थान का पहला साका माना जाता है। इस युद्ध में अमीर खुसरो अलाउद्दीन की सेना के साथ ही था। जालोर दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने के मार्ग पर पड़ता था। वहाँ 13वीं सदी में सोनगरा चौहानों का शासन था, जिसकी स्थापना नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान द्वारा की गई थी। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था तथा यहाँ के किले को स्वर्णगिरी कहते थे। सन 1305 में यहाँ के शासक कान्हड़ देव जी चौहान बने। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अपना अधिकार करने हेतु योजना बनाई। जालोर के मार्ग में सिवाना का दुर्ग पड़ता था। अतः पहले अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीता और उसका नाम खैराबाद रख कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का दुर्ग रक्षक नियुक्त कर दिया। वीर सातल और सोमवीर गति को प्राप्त हुए। सन 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया और कई दिनों के घेरे के बाद अंतिम युद्ध में अलाउद्दीन की विजय हुई और सभी राजपूत शहीद हुए। वीर कानड़ देव सोनगरा और उनके पुत्र वीरम देव युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त। अलाउद्दीन ने इस जीत के बाद जालोर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इस युद्ध की जानकारी पद्मनाभ के ग्रंथ कानड़ देव तथा वीरम देव सोनगरा की बात में मिलती है। चौहानों की नाडोल शाखा का संस्थापक शाकंभरी नरेश वाकपति का पुत्र लक्ष्मण चौहान था।
जिसने 960 ईस्वी के लगभग चावड़ा राजपूतों के अधिपत्य से अपने आप को स्वतंत्र कर चौहान वंश का शासन स्थापित किया। नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने 1177 ईस्वी के लगभग मेवाड़ शासक सामंत सिंह को पराजित कर मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था। 1205 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान जालोर की चौहान शाखा में मिल गए। सिरोही में चौहानों की देवड़ा शाखा का शासन था, जिसकी स्थापना 1311 ईस्वी के आसपास लुम्बा द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी चंद्रवती थी। बाद में बार बार मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण इस वंश के साहसमल ने 1425 ईस्वी में सिरोही नगर की स्थापना कर अपनी राजधानी बनाया। इसी के काल में महाराणा कुंभा ने सिरोही को अपने अधीन कर लिया। 1823 ईस्वी में यहाँ के शासक शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। स्वतंत्रता के बाद सिरोही राज्य राजस्थान में जनवरी 1950 में मिल गया। हाड़ौती के वर्तमान बूंदी, कोटा, झालावाड़ एवं बारां के क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र में महाभारत के समय के मत्स्य मीणा जाति निवास करती थी। मध्यकाल में यहाँ मीणा जाति का ही राज्य स्थापित हो गया था। पूर्व में यह संपूर्ण क्षेत्र केवल बूंदी में ही आता था। 1342 ईस्वी में यहाँ हाड़ा चौहान देवा ने मीणों को हराकर यहाँ चौहान वंश का शासन स्थापित किया। देवा नाडोल के चौहानों का ही वंशज था। बूंदी का यह नाम यहाँ के शासक बूंदा मीणा के नाम पर पड़ा था। मेवाड़ नरेश क्षेत्र सिंह ने आक्रमण कर बूंदी को अपने अधीन कर लिया। तब से बूंदी का शासन मेवाड़ के अधीन ही चल रहा था। 1569 ईस्वी में यहाँ के शासक सूरज सिंह ने अकबर से संधि कर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली और तब से बूंदी मेवाड़ से मुक्त हो गया। 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर बूंदी के शासक रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को यहाँ का शासक बना दिया। मुगल बादशाह फर्रुख शियार के समय बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के जयपुर नरेश जय सिंह के खिलाफ अभियान पर न जाने के कारण बूंदी राज्य का नाम फर्रुखाबाद रख उसे कोटा नरेश को दे दिया। परंतु कुछ समय बाद बुद्ध सिंह को बूंदी का राज्य वापस मिल गया। बाद में बूंदी के उत्तराधिकार के संबंध में बार बार युद्ध होते रहे, जिसमें मराठे जयपुर नरेश सवाई जय सिंह एवं कोटा की दखलंदाजी रही। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ जब 1734 ईस्वी में यहाँ बुद्ध सिंह की कछवाही रानी आनंद अमर कुंवरी ने अपने पुत्र उम्मेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर व राणोजी को आमंत्रित किया। 1818 ईस्वी में बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने मराठों से सुरक्षा हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली और बूंदी की सुरक्षा का भार अंग्रेजी सेना पर हो गया। देश की स्वाधीनता के बाद बूंदी का राजस्थान संघ में विलय हो गया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया चौहान राजवंश के बारे में और उसके राज्य के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।